यह जवान और बेहद खूबसूरत नैनी सिर्फ 2 बच्चों का ही दिल नहीं जीतती, बल्कि धीरे धीरे घर के पति और पत्नी दोनों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। एक तरफ वह पति के काफी करीब आ जाती है तो दूसरी तरफ पत्नी के साथ भी उसका रिश्ता असामान्य रूप से गहरा होने लगता है। जो भी इस कहानी को देखे उसकी हैरानी की दाद दिए बिना नहीं रह सकता। हालांकि मैरी की उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है और वह 2 बच्चों की माँ भी है, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण आज भी बरकरार है। इतना ही नहीं, वह एक बेहद प्रतिभाशाली और मशहूर सस्पेंस उपन्यासकार भी है। लेकिन जब से उसकी शादी अमीर बिजनेसमैन जॉन से हुई है, उसने अपना ज्यादातर समय और ध्यान अपने परिवार पर देना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई सालों से वह कोई सफल उपन्यास नहीं लिख पाई। फिर भी उसे अपने परिवार की खुशियों पर कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैरी और जॉन की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच प्यार आज भी पहले जैसा ही था। हालांकि पिछले कुछ समय से मैरी ने महसूस किया कि जॉन पहले जैसा नहीं रहा और उनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले वाली गर्मजोशी भी नहीं रही। इस बात ने मैरी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर समस्या जॉन में है या फिर वह खुद पहले जैसी आकर्षक नहीं रही। जब उसने जॉन से इसकी वजह पूछी तो पता चला कि उसके बिजनेस निवेश में कुछ दिक्कतें आ गई हैं और वह भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अपने पति की परेशानी देखकर मैरी ने फैसला किया कि वह फिर से उपन्यास लिखना शुरू करेगी ताकि घर की आर्थिक मदद कर सके। लेकिन अब समस्या बच्चों की देखभाल की थी। इसी दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त शार्लोट ने उसे सलाह दी कि वह एक नैनी रख ले। उसने एक मशहूर हाउसकीपिंग सर्विस सेंटर की भी सिफारिश की, जहां पढ़ी लिखी अच्छे परिवारों से आने वाली खूबसूरत और प्रशिक्षित नैनी उपलब्ध कराई जाती थी। मैरी वहां पहुंची, लेकिन मौजूद उम्मीदवारों में से कोई भी उसे पसंद नहीं आया। उसने फोन पर जॉन से बात की तो जॉन हंसते हुए बोला कि शायद वह जरूरत से ज्यादा नखरे कर रही है। तभी एक युवा लड़की साइकिल पर वहां पहुंची। उसका नाम ग्रेस था और वह भी नैनी की नौकरी के लिए आई थी। जैसे ही मैरी ने उसे देखा, वह उसकी मासूमियत और सादगी से तुरंत प्रभावित हो गई। जब मैरी कॉफी बनाने अंदर गई तो ग्रेस चुपचाप एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। यह देखकर मैरी उसकी गंभीरता से और भी प्रभावित हुई। उसी समय मैरी के प्रकाशक का फोन आ गया और वह कुछ मिनटों के लिए व्यस्त हो गई। जब वह वापस आई तो हैरान रह गई, क्योंकि ग्रेस कुछ ही पलों में दोनों बच्चों से घुल मिल चुकी थी और बच्चे भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। मैरी ने उसी वक्त तय कर लिया कि वह ग्रेस को ही नौकरी पर रखेगी। ग्रेस वाकई असाधारण प्रतिभा की मालिक थी। सिर्फ एक हफ्ते में उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। बच्चे उसके दीवाने हो गए, जॉन उसकी तारीफ करने लगा और यहाँ तक कि शार्लोट भी उसे देखकर जलने लगी कि काश उसे भी ऐसी नैनी मिल जाती। एक दिन बच्चों ने स्विमिंग जाने की जिद की तो ग्रेस ने खुद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने गुलाबी रंग का स्विमसूट पहना और उसकी खूबसूरती सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। ये देखकर शार्लोट ने धीरे से मैरी से कहा, इतनी जवान और खूबसूरत नैनी को घर में रखकर तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं होती? लेकिन मैरी हंसकर उसकी बात टाल गई। उसी समय जॉन घर लौटा और आते ही बड़े अपनापन से ग्रेस का स्वागत किया। यह देखकर दोनों शादीशुदा महिलाओं के मन में हल्की सी बेचैनी जरूर हुई। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। ग्रेस का ध्यान जॉन पर नहीं बल्कि मैरी पर ज्यादा रहने लगा। जब भी मैरी आराम करती, ग्रेस उसके लिए चाय, कॉफी या हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आ जाती। एक दिन मैरी के पैर में कांटा चुभ गया तो ग्रेस सबसे पहले दौड़कर उसके पास पहुंची। वह घुटनों के बल बैठकर बहुत सावधानी से उसका घाव साफ करने लगी। उसकी इस प्यार भरी सेवा ने मैरी को बेहद प्रभावित किया। शुक्रिया अदा करने के लिए मैरी ग्रेस को अपने साथ कपड़े खरीदने ले गई। ट्रायल रूम से जब ग्रेस नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो उसकी खूबसूरती देखकर मैरी खुद को उसके सामने बूढ़ा महसूस करने लगी। पहली बार उसे अपनी उम्र और शरीर में आए बदलावों का एहसास हुआ। उसे डर लगने लगा कि कहीं जॉन अब उसे पहले जितना पसंद न करता हो। इसी वजह से उसने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने की बात छेड़ी, लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि वह उसी मैरी से प्यार करता है और उसके लिए बाहरी सुंदरता की कोई अहमियत नहीं है। इसी दौरान ग्रेस बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गई और आधे दिन की छुट्टी मांगी। मैरी ने खुशी खुशी उसे अनुमति दे दी। लेकिन अगले ही दिन जब ग्रेस घर में मौजूद नहीं थी तो मैरी ने महसूस किया कि वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही है। वह यूं ही बगीचे में टहलने निकली। तभी उसने देखा कि ग्रेस वापस आ चुकी है और कपड़े बदल रही है। यह दृश्य मैरी के मन में बार बार घूमने लगा और उसके दिल में एक ऐसी भावना जन्म लेने लगी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जब उसने अपनी दोस्त शार्लोट को यह सब बताया तो शार्लोट हंसते हुए बोली कि शायद वह उपन्यास लिखते लिखते अपने किरदारों में कुछ ज्यादा ही खो गई है। उसने एक बार फिर चेतावनी दी कि ग्रेस से सावधान रहना, कहीं वह धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा न जमा ले। लेकिन मैरी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ग्रेस पूरी ईमानदारी से सिर्फ उसकी सेवा कर रही है। एक दिन मैरी समुद्र किनारे धूप सेंक रही थी, जबकि ग्रेस बड़े प्यार से उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा रही थी। उसके नरम और स्नेह भरे स्पर्श ने मैरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। खुद को संभालने के लिए वह तुरंत पानी में उतर गई। ग्रेस भी मुस्कुराते हुए स्विमिंग पूल में कूद गई और दोनों काफी देर तक हंसते खेलते पानी में समय बिताती रहीं। बाद में वे घर लौटी, संगीत चलाया और दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी नाचने लगीं। इसके बाद चाहे बच्चों की स्कूल मीटिंग हो या बाहर खाना खाने जाना, मैरी हर जगह ग्रेस को अपने
साथ ले जाने लगी। धीरे धीरे ग्रेस इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई और उसकी देखभाल पहले से भी कहीं ज्यादा खास होती चली गई। जब मैरी प्रार्थना करती, ग्रेस उसके लिए दूध और फूल लेकर आती, फिर बड़े प्यार और कोमलता से उसकी मालिश करती, जिससे मैरी एक अजीब सी भावनात्मक अवस्था में खो जाती। अचानक एक ऐसा पल आया जब ग्रेस जैसे हवा में गायब हो गई। ऐसा लगा मानो अभी तक जो कुछ हुआ था वह सब सिर्फ एक सपना था। दूसरी ओर मैरी को महसूस होने लगा कि उसके भीतर की रचनात्मकता पहले से कहीं अधिक जाग उठी है। उसके दिमाग में लगातार नए नए विचार आने लगे, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह अपना उपन्यास लिखने में लगा दिया। एक दिन उसका बेटा अपनी माँ से मिलने जा रहा था, लेकिन ग्रेस ने उसे प्यार से रोक लिया। तभी जॉन भी वहाँ आ गया और उसने भी बेटे से कहा, माँ को परेशान मत करो, पहले स्कूल जाओ। इसके बाद जॉन ने ग्रेस से कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, क्यों ना तुम मेरे साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने चलो। ग्रेस मुस्कुराई और तुरंत तैयार हो गई। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद दोनों सीधे घर नहीं लौटे, बल्कि पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। संयोग से ये सब शार्लोट ने देख लिया। उसे तुरंत शक हुआ, इसलिए उसने मैरी को फोन किया। लेकिन उस समय मैरी अपनी नई किताब पूरी करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। उधर जॉन और ग्रेस बड़े सुकून से साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बातों बातों में ग्रेस ने कहा, आपके बच्चे सचमुच बहुत प्यारे हैं। जॉन मुस्कुराकर बोला, और तुम भी बहुत प्यारी हो। ग्रेस ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अब बच्ची नहीं रही। ये कहते हुए उसने अनायास अपने हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली। उस पल उसकी दिलकश अदा देखकर जॉन कुछ क्षणों के लिए खामोश रह गया। दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नैतिक सीमाओं के बिल्कुल किनारे खड़े हों और खामोशी से एक दूसरे को परख रहे हों। वापसी के रास्ते में ग्रेस पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। वह संगीत सुनते हुए खुशी से नाच रही थी, हंस रही थी और बेफिक्री से साइकिल चला रही थी। उसकी जवानी और चंचलता ने जॉन के मन में भी एक नई ताजगी भर दी। इसी बीच मैरी ने आखिरकार अपना उपन्यास पूरा कर लिया। इतनी बड़ी सफलता के बाद उसने जश्न मनाने के लिए ग्रेस को अपने साथ शहर से बाहर चलने का न्योता दिया। दोनों साइकिलों पर सवार होकर एक खूबसूरत ग्रामीण इलाके में पहुंची। यही वह जगह थी जहां कभी मैरी और जॉन साथ समय बिताया करते थे, लेकिन आज वहां जॉन की जगह ग्रेस उसके साथ थी। दोनों हरी भरी घास पर बैठ गईं। शराब के कुछ घूंट लेते हुए वे देर तक जिंदगी, सपनों और भावनाओं के बारे में बातें करती रहीं। ग्रेस ने मैरी को उपन्यास पूरा होने की बधाई दी, जबकि मैरी ने भी दिल से उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने इन दिनों घर और बच्चों की इतनी अच्छी तरह देखभाल की। बातचीत धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां दोनों के बीच की दूरियां लगभग खत्म होने लगीं। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं, भावनाएं गहरी होती चली गईं और फिर उनके बीच ऐसा कुछ हुआ जिसे फिल्म में साफ तौर पर नहीं दिखाया गया, बल्कि दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया गया। काफी देर बाद जब दोनों वहां से वापस लौटने लगीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल का टायर किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया था। दोनों हैरान रह गईं कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। मजबूर होकर उन्हें अपनी साइकिलें हाथ में लेकर पैदल ही घर लौटना पड़ा। जब वे घर पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। घर के बाहर शार्लोट पहले से मौजूद थी और जॉन से किसी गंभीर विषय पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने मैरी को देखा, उसने एक बार फिर चेतावनी दी, ग्रेस पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, वह वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। लेकिन इस बार मैरी का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे पति की इतनी चिंता क्यों रहती है? कहीं समस्या ग्रेस नहीं बल्कि तुम खुद तो नहीं हो? यह आरोप सुनकर शार्लोट बुरी तरह नाराज हो गई। यहीं से दोनों सहेलियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और आखिरकार वे गुस्से में एक दूसरे से अलग हो गईं। शार्लोट के साथ तीखी बहस के बाद मैरी भारी मन से घर के अंदर आई, लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची, उसने देखा कि ग्रेस पूरे परिवार के लिए बड़े प्यार से स्वादिष्ट रात का खाना बना रही है। यह नजारा देखते ही मैरी का सारा गुस्सा और तनाव पल भर में गायब हो गया। रात का खाना खाने के बाद मैरी गहरी नींद में सो गई, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। वह धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति जॉन और ग्रेस को एक बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसी पल ग्रेस ने सिर उठाकर मैरी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक डरावनी और रहस्यमयी चमक दिखाई दी। यह दृश्य मैरी के लिए असहनीय था। भारी सदमे और गुस्से की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। जॉन नाश्ते की मेज पर बच्चों को बुला रहा था, जबकि ग्रेस पहले की तरह मासूमियत से घर के कामों में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैरी के मन में बार बार सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वह सचमुच सिर्फ एक सपना था? वह जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उसे यकीन होने लगता कि जो कुछ उसने देखा था वह हकीकत थी। आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख सकी। उसने सबके सामने जॉन और ग्रेस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उन पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। उसके इस अचानक व्यवहार से दोनों बच्चे बुरी तरह डर गए। अगले ही दिन एक और चौंकाने वाली घटना हुई। जिस हाउसकीपिंग कंपनी से मैरी नैनी रखने वाली थी, वहां से फोन आया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैडम
आपने कुछ समय पहले नैनी चुनने की बात कही थी, क्या आपने अब किसी उम्मीदवार का चयन कर लिया है? ये सुनकर मैरी के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, क्या मतलब? ग्रेस तो कई हफ्तों से हमारे घर में काम कर रही है। लेकिन कंपनी की तरफ से जवाब मिला, माफ कीजिए, हमारे यहाँ ग्रेस नाम की कोई कर्मचारी कभी रही ही नहीं। ये सुनते ही मैरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत शार्लोट को फोन किया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उसका फोन बंद मिला। घबराकर वह सीधे शार्लोट के घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। शार्लोट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत ठीक उसी तरह हुई थी जैसा हत्या का दृश्य मैरी ने अपने उपन्यास में लिखा था। मैरी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस स्टेशन में बयान देते समय जांच अधिकारी ने उससे पूछा, क्या आप किसी मानसिक बीमारी की दवा ले रही हैं? मैरी ने हैरानी से कारण पूछा तो पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पिछली रात करीब 1 बजे वह खुद अपनी कार चलाकर शार्लोट के घर गई थी। इतना ही नहीं, हत्या में इस्तेमाल हुई कैंची पर सिर्फ उसी के उंगलियों के निशान मिले थे। ये सब सुनकर मैरी के लिए हकीकत और भ्रम के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। खुशकिस्मती से जॉन अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैरी को घर ले आया। लेकिन जॉन ने भी एक ऐसी बात कही जिसने मैरी को और परेशान कर दिया। उसने बताया कि पिछली रात जब उसकी आंख खुली थी तब मैरी सचमुच घर में मौजूद नहीं थी। अब मैरी खुद भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा। सच जानने के लिए वह ग्रेस द्वारा दिए गए पते पर पहुंची। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला जो ग्रेस की मौसी थी। जब मैरी ने बताया कि ग्रेस उनके घर में नैनी का काम कर रही है तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उन्हें तो हमेशा यही लगता था कि ग्रेस किसी जिम में नौकरी करती है। बातचीत के दौरान मौसी ने एक बेहद डरावना सच बताया। ग्रेस के माता पिता जेल जा चुके थे और बचपन में उसे लगातार हिंसा और अत्याचार झेलना पड़ा था। इन्हीं भयानक परिस्थितियों ने उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। ये सब सुनकर मैरी को अचानक सारी बातें समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि एक दिन जिम में हुई बातचीत के दौरान ग्रेस ने उसके बारे में सब कुछ सुन लिया था। बाद में वह खुद उस हाउसकीपिंग कंपनी पहुंची, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इसके बावजूद उसने चुपके से मैरी के घर का पता हासिल कर लिया और खुद ही नैनी बनकर वहां पहुंच गई। ये सच्चाई पता चलते ही मैरी ने तुरंत जॉन को फोन किया और घबराकर कहा, किसी भी कीमत पर ग्रेस को घर के अंदर मत आने देना। लेकिन बदकिस्मती से उस समय जॉन नहा रहा था। उसी दौरान ग्रेस घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसका अंदाज पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके कपड़े, चेहरे के भाव और व्यवहार सब कुछ बदल चुका था। जॉन ने उसे देखते ही कहा, मैं अब यह खेल और नहीं खेलना चाहता। लेकिन ग्रेस ने इनकार कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। अचानक ग्रेस ने चाकू निकाला और पूरी ताकत से जॉन के पेट में घोंप दिया। जॉन ने बचाव की कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। जब मैरी घर पहुंची तब जॉन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसी क्षण ग्रेस का व्यवहार फिर से बदल गया। वह दोबारा पहले वाली मासूम और बेबस लड़की बन गई। वह जॉन के पास भागी, रोते हुए एम्बुलेंस को फोन करने लगी जैसे उसे कुछ भी पता न हो। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चाकू उठा लिया। उसके दिमाग में लगातार एक आवाज गूंज रही थी, मैरी को मार दो। ग्रेस रोते हुए कहती रही, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तभी सच्चाई सामने आती है कि बचपन से झेली गई हिंसा और यातनाओं से खुद को बचाने के लिए उसके भीतर एक दूसरी शख्सियत, दूसरा व्यक्तित्व पैदा हो गया था। यही दूसरा व्यक्तित्व हमेशा उसकी रक्षा करता रहा, लेकिन अब उसी ने पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया था। आखिरकार वह मैरी का गला घोंटने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय मैरी पास रखा एक फूलदान उठाकर पूरी ताकत से ग्रेस के सिर पर दे मारती है। गंभीर चोट लगते ही ग्रेस उसकी बाहों में गिर पड़ती है। 1 साल बाद जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो चुकी है। मैरी और उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद मैरी ने अपने परिवार की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा समझ ली। यहीं फिल्म समाप्त होती है। धन्यवाद।